पंजाब के कैंप। जैसे कैंप हरियाणा व दिल्ली में लगे थे, वैसे ही पूर्वी पंजाब यानी भारतीय क्षेत्र में भी लगाए गए थे। इनमें अमृतसर का कैंप सबसे बड़ा था। यहाँ 5 कैंप लगे थे, जिनमें 1,29,398 शरणार्थी बसाए गए। दूसरा बड़ा कैंप फिरोजपुर में लगा था, जहाँ 53,000 शरणार्थी बसाए गए। गुरदासपुर में 4, लुधियाना में 1, जालंधर में 19, होशियारपुर में 1, फाजिल्का में 2, अबोहर में 1, राजपुरा में 2, पटियाला में 3, मलोट, संगरूर व सुनाम में 1-1 शिविर का प्रबंध था। सिलसिला व तौर तरीका वही था। कुछ व्यवस्था स्कूलों में व कुछ टेंटों में की गई थी। वही राशन का वितरण, अस्थायी चूल्हों पर रोटी का बनना और फिर रोजगार की तलाश। कमोबेश सभी के 1-2 चक्कर पुनर्वास कार्यालय में जरूरी लगते थे। वहां अपने आवेदन देना, तयशुदा फार्मों को भरना, पूरा ब्यौरा देना, इसी आधार पर धीरे धीरे मकानों का आवंटन होना और नौकरियों की व्यवस्था। कर्नल दलीप सिंह उस समय यानी विभाजन के समय लाहौर छावनी में तैनात थे। उनके जिम्मे सैनिक वाहनों की देखभाल और आपूर्ति का काम था। उनकी कंपनी को विभाजन के समय मुस्लिम सैनिकों के परिवारों को भारत में सुरक्षित पाकिस्तान लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही यह भी दायित्व मिला कि पाकिस्तानी गांवों में रहने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों को भी सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। मकसद यही था कि उन दिनों शांति स्थापना में लगे सैनिकों को अपने अपने परिवारों की सुरक्षा की चिंता ना रहे। कर्नल दिलीप सिंह ने एक बार अपने अनुभव साझे करते हुए बताया, मेरे पिता के 3 भाई मिंट कुंबरी, जो कि अब साहिवाल के पास गांव आरिफवाला में रहते थे। मैं जब उस क्षेत्र के कुछ अन्य भारतीय परिवारों को लेने गया तो मैंने अपने परिवारजनों को वहां से सुरक्षित निकालकर पाकपटन फाजिल्का मार्ग पर अन्य शरणार्थी काफिलों के साथ फाजिल्का के बाद तक छोड़ा। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। सारे रास्ते लाशों से अटे पड़े थे। लाशों को सड़कों से हटाने व एक तरफ एकत्र करने का कार्य बेहद भयानक था, मगर वह जरूरी था। रात हमें फाजिल्का के डाक बंगले में ही बितानी पड़ी। अगले दिन घुप अंधेरे में मैं और मेरे लोग लाहौर के लिए रवाना हुए। इस बार हमने फिरोजपुर का रास्ता चुना। आशंका थी पाकपटन फाजिल्का मार्ग पर एक दिन अन्य लाशें भी बिछी होंगी। तब तक झंडे बदल चुके थे, पर जांच में से भी गुजरना पड़ा। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। कुछ घंटों में ही सेना की दुनिया कितनी बदल गई थी। मेरा संकट यह था कि मेरी यूनिट अभी भी पाकिस्तानी कमांड के अधीन थी। बहरहाल लाहौर पहुंचा। रास्ते में गंडा सिंह वाला गांव का वह स्थल भी आया जहां शहीद आजम सिंह और उनके साथियों सुखदेव राजगुरुओं के शवों की अंत्येष्टि हुई थी। सबने सिर झुकाकर वहां प्रणाम किया। कुछ की आंखें नम भी हुई। एक तो सुबकते सुबकते बोला, क्या इस दिन के लिए इन जवानों की शहादत हुई थी? लेकिन वक्त कम था। लुधियाना से कुछ मुस्लिम परिवार भी साथ वाले वाहनों में थे। उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। रास्ते में कई स्थानों पर मुस्लिम परिवारों ने वाहनों को रोककर उन्हें पाकिस्तान की सीमा के भीतर तक छोड़ने का आग्रह किया। मैं उनका दर्द समझता था, मगर मुझे जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों के परिवारों को लाने की दी गई थी। और दूसरी बात यह भी थी कि किसी भी वाहन में जगह भी नहीं बची थी। किसी ढब हम लाहौर पहुंचे। वहां से तत्काल आदेश मिला कि ब्यास और अमृतसर के बीच गांव खिलचिया में फंसे शरणार्थियों को सुरक्षित ले आया जाए। इससे पहले मैं सिख नेशनल कॉलेज से भी शरणार्थी परिवारों को ला चुका था। खिलचिया में शरणार्थी बड़ी संख्या में पहले ही एकत्र थे। उनमें से कुछ हमारी गाड़ियों के बोनट पर ही बैठ गए। मैंने अपने गुरुओं की शपथ लेकर वादा किया कि अगले फेरे में उन्हें लेकर आऊंगा। वहां से गाड़ियां निकली तो रास्ते पर चेकिंग का सिलसिला चला। लौटते हुए मुझे डीएवी कॉलेज हॉस्टल में एकत्र शरणार्थियों को निकालने का आदेश दे दिया गया। इस बीच पता चल गया था कि खिलचिया गांव में फंसे शेष शरणार्थी सेना के पहरे में काफिलों की शक्ल में रवाना हो चुके थे। उसके बाद भी अनेक फेरे लगे। जब भी एक स्थान से शरणार्थी लिए जाते और दूसरी जगह पहुंचाए जाते, अगला आदेश तैयार मिलता। बीच बीच में शरणार्थियों के लिए शिविर तैयार करने का आदेश भी मिल जाता।
वे दिन बहुत भयानक थे। चारों तरफ लाशों के ढेर, उन ढेरों के बीच में से बच बच कर निकलते काफिले, बीच बीच में रेलों के यात्रियों के कत्लेबाज की खबरें। ये सब भयावह था। वे सभी एक दूसरे के मजहब के लोगों को लूटने मारने में लगे थे, जो कुछ दिन पहले तक मिलजुल कर रहते थे। कुछ वर्ष पहले एक लेखक पत्रकार निशिद हजारी की एक पुस्तक मिडनाइट फरीज द डैडी लिगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन पढ़ने का मौका मिला। लेखक ने वस्तु स्थिति के जो चित्र खींचे वे अद्भुत थे और भयावह भी। कहाँ दोनों देशों के नेता विभाजन के बाद भी अमेरिका व कनाडा जैसे पड़ोसियों की तरह जीने की बात करते थे, कहाँ पूरे की पूरी रेलें सिर्फ लाशें ढो रही थी। नवस्थापित भारत व पाकिस्तान की तो संस्कृति, जीवन शैली व आर्थिक सामाजिक संरचना तक एक जैसी थी। इसके बावजूद विभाजन की एक औपचारिकता घोषणा से पहले ही दोनों देशों के लोग व समुदाय एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो गए। बहुत से लोग जो चश्मदीद गवाह थे कहते हैं कि कुछ दिन पूरे देश के लोग पागल हो गए थे। वह कैसा लम्हा था, एक तरफ आजादी का जश्न, दूसरी तरफ कोहराम। एक सवाल बार बार जहन में यह भी कूदता है कि आखिर सदियों की साझेदारी के बावजूद सिर्फ कुछ दिनों के लिए पागलपन कैसे इतना व्यापक स्तर पर फैला। एक बूढ़ी महिला भी सुदर्शन कुमारी विभाजन के समय 8 वर्ष की थी। सुदर्शन कुमारी ने स्वयं व उनके परिवार के अनेक लोगों ने अपने कस्बे शेखुपुरा स्थित अपने ही घर की छत से कोहराम देखा था। 80 वर्षीय महिला ने बताया, हम जिस कस्बे में रहते थे वह पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा था। मैंने अपने घर के एक छेद से अपने चचा व उनके पूरे परिवार को गुंडों व लुटेरों के एक दल द्वारा भालों छुरों से कत्ल होते देखा था। मैं उस समय थर थर कांप रही थी। कुछ समय चारों तरफ कुछ मकानों में आग की लपटें दिखाई देने लगी। यह भयावह दृश्य कई दिन तक देखने पड़े और आखिर एक दिन सेना की लारियां आई और हम बचे कुचे लोगों को वहां से लिवा गई। और वही सेना जिसने हजारों परिवारों को बर्बरता से दोनों ओर बचाया, अब 2 अलग अलग सेनाओं के रूप में विभाजन के लिए तैयार थी। तो ये थी पंजाब की जानकारी 1947 के हवाले से। और अगले वीडियो में तबाही का 2 तरफा मंजर जो 15 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। और हाँ, मैं जाते जाते फिर से बता दूं कि ये जो लिखारी है, ये जो दीवाना है, वो हमारे डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब हैं, जिन्होंने विभाजन पर इतना कुछ हमें दे दिया है जिससे हम शायद ताउम्र भी सुनते रहें तो भी ख़त्म ना हो। शुक्रिया।